Hello, dear students. We are again here on this online platform to study one of the best and ever best poem composed by W.B. Yeats. स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग इस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को W.B. ईट्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई थी, उनकी बायोग्राफी, हाउ इंटरेस्टिंग हिज लाइफ वाज, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन ऑफ हिज लाइफ वी फाइंड इन हिज क्रिएशंस. ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें खास रही, ज़िंदगी के कौन से तजुर्बे रहे, कौन से अनुभव रहे जो उनकी रचनाओं में भी परिलक्षित होते हैं. साथ ही हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी क्रिएशंस को भी स्टडी किया, क्या चीज़ें उन्होंने लिखी. साथ ही जो एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा लास्ट लेक्चर का स्टूडेंट्स, वो ये रहा कि W.B. ईट्स एज ए पोएट कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ रखते हैं, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएम्स. वो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की. अब उसके बाद हम लोग सीधे उनकी पोएम्स की ओर बढ़ते हैं और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, द सेकेंड कमिंग. ओके स्टूडेंट्स, शायद ही W.B. ईट्स को पढ़ने वाला कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने W.B. ईट्स की सेकेंड कमिंग न पढ़ी हो. माई फेवरेट वन, मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है ये. स्टूडेंट्स, वास्तव में सेकेंड कमिंग जो रचना है ये पब्लिश हुई थी 1919 में, 1919 में ये पब्लिश हुई थी. और कहीं ना कहीं जिन विशेषताओं का जिक्र मैंने किया W.B. ईट्स की रचनाओं को लेकर के, चाहे वो यूज ऑफ सिंबल्स का हो, W.B. ईट्स एज ए सिंबॉलिस्ट, चाहे यूज ऑफ मिथ्स हो, W.B. ईट्स अपनी रचनाओं में तमाम मिथ का प्रयोग करता है, तमाम पौराणिक उद्धरण निकालता है, पुराणों से घटनाओं को उठाता है, उसको रिलेट करता है मॉडर्न एज से. चाहे वो लिरिकल क्वालिटी हो या इस तरीके की जो भी विशेषताएं मैंने W.B. ईट्स के बारे में आप लोगों को बताई, वो सारी की सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो डोंट गो एनीवेयर एल्स बट कम टू द सेकेंड कमिंग. कहीं और आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है. स्टूडेंट्स, आप सीधे W.B. ईट्स की सेकेंड कमिंग को पढ़िए. स्टूडेंट्स, जहां तक सेकेंड कमिंग के कॉन्सेप्ट का सवाल है तो दिस इज फिलोसफिक, मिस्टिकल एंड पॉलिटिकल एज वेल. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड और आयरलैंड की पॉलिटिकल कंडीशंस रही, उन कंडीशंस में जो एक फिलोसफिक अप्रोच लेकर के W.B. ईट्स अपनी रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा और एक कवि के रूप में जिस तरीके से रहस्यवादी चिंतन का प्रयोग W.B. ईट्स ने इस कविता में किया है, दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएबल. So far as the background of this poem is concerned, जहाँ तक इस कविता के बैकग्राउंड का सवाल है कि कहाँ से W.B. ईट्स को ये प्रेरणा मिली इस कविता को लिखने की, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो आप लोगों ने द प्रेयर फॉर माई डॉटर पढ़ा था W.B. ईट्स की, और वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आधुनिकता की ये दौड़ है, जो आधुनिक युग में
चाहे उपनिवेशवाद हो, एक दूसरे पर कब्जा करने की नीति हो, या सेक्सुअल परवर्जन हो, सेक्सुअल करप्शन हो, या मोरल ड्राट हो, जो नैतिक आचरण का सूखा पड़ चुका है, या मानवीय मूल्यों के गिरते हुए स्तर की बात हो, हर स्तर पर, हर लेवल पर जिस तरीके की क्राइसिस W.B. ईट्स इस 20वीं सदी में देखता है, उसको देख करके उसकी आत्मा हिल जाती है और उसे लगता है कि अब इस धरती का विनाश निश्चित है। एक ईसाई होने के नाते उसको लगता है कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई धर्म है, वो खतरे में पड़ चुका है। क्रिश्चियनिटी एंड द बिलीफ ऑफ नॉन वायलेंस इज इन डेंजर। जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की जो नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। एक बार ऐसा युग बहुत पहले आया था कभी, जब संपूर्ण मानवता त्राहिमाम कर रही थी, आज से करीब 2000 साल पहले। W.B. ईट्स कहता है आज से लगभग 2000 साल पहले ऐसे ही अनैतिकता, मानवीय मूल्यों का हरण, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक पतन और मानवीय मूल्यों का हनन होने लगा था। एनार्की और एक्सप्लॉयटेशन का राज्य हो गया था। उस समय इस धरती को बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था और उन्होंने सारी मानवता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था। सारी मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। उनको अपने प्राण भी गंवाने पड़े थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके, हालांकि बाद में वो पुनः जीवित हो गए थे, ऐसा मिथ है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके मानवता को पुनः जीवित किया, मानव मूल्यों के लिए समाज को अपने संदेश दिए और धर्म की पुनर्स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद से जो 2000 साल बीते हैं, इनमें फिर से इतना भ्रष्टाचार बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है, इतना अनाचार अत्याचार बढ़ गया है इस धरती पर, इतना स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, परसंताप और दूसरे को हड़प लेने की जो नीति है, ये आगे बढ़ चुकी है कि अब इस धरती को कोई बचा नहीं सकता है। यदि बचा सकता है तो पुनः उसी जीसस क्राइस्ट को इस धरती पे जन्म लेना है। और W.B. ईट्स को लगता है कि दोबारा जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने का समय हो गया है। तो स्टूडेंट्स, जो दोबारा जन्म लेकर के इस धरती पे आना है, वही दोबारा आने का मतलब है सेकेंड कमिंग। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सेकेंड कमिंग क्या है। ये सेकेंड कमिंग है वास्तव में जीसस क्राइस्ट की, जो W.B. ईट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि जीसस क्राइस्ट is about to come next time, second time, to save our generation। हमारी इस पीढ़ी को आधुनिकता के आंच से बचाने के लिए, मानवता और नैतिक मूल्यों की शीतलता प्रदान करने के लिए एक बार पुनः उस परम धाम जीसस क्राइस्ट का आगमन, पुनरागमन इस धरती पर होने वाला है। लेकिन अब की बार जब वो आएगा ना, तो पिछली बार जब आया था तो आदमी बन के आया था, एज ए मैन आया था, और एज ए मैन आकर के उसने लोगों को समझाया था, सत्य का मार्ग दिखाया था, और धीरे धीरे ही सही, तमाम विसंगतियों के साथ ही सही, तमाम परेशानियों के साथ ही सही,
एक मनुष्य के रूप में वो मानव को मानवता के रास्ते पर लाने में सफल रहा था। लेकिन इस बार अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, मानवीय मूल्यों का पतन इतना अधिक बढ़ गया है, इतना अधिक बढ़ गया है कि इस बार जब जीसस क्राइस्ट जन्म लेगा, उसकी सेकंड कमिंग होगी, तो आज के इन वहशी दरिंदों को इंसान नहीं समझा सकता है। राइट? इनको मनुष्यों की भाषा समझ में नहीं आएगी। एक मनुष्य के रूप में शायद जीसस क्राइस्ट इनको समझा न पाए। इसलिए अब की बार जब वो आएगा तो वो आधा शरीर तो मनुष्य का लेकर के आएगा। उसका मुंह जो होगा वो मनुष्य की तरह होगा, उसका चेहरा मनुष्य की तरह होगा, लेकिन आधा शरीर उसका शेर की तरह होगा, लायन की तरह होगा। राइट स्टूडेंट्स? नरसिंह भगवान की तरह उसका रूप होगा। राइट? चेहरा तो मनुष्य की तरह होगा, जिससे वो लोगों को समझाएगा सुधर जाओ। लेकिन अगर न समझे तो फिर वो अपने शेर जैसे शरीर से उन लोगों का संहार कर देगा। ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, वास्तव में इस अगर पोयम को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो यू विल फाइंड दैट दिस इज वेरी नियर टू इंडियन फिलॉसफी एंड इंडियन मिथ। इस रचना को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं ये रचना जो भारतीय पुराण हैं, जो भारत के पुराण हैं, भारत की मिथ हैं, उनसे कहीं न कहीं ये प्रेरित है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। राइट? इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। बीच में कुछ लाइनें अच्छी हैं, उसके बाद है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राइट स्टूडेंट्स? माने इस धरती पर जब जब अत्याचार, अनाचार बढ़ता है, पापियों का आधिपत्य बढ़ता है, तो विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्चरित्र लोग होते हैं उनके विनाश के लिए। राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? जो दुष्चरित्र लोग होते हैं, समाज के अनैतिक तत्व होते हैं, समाज के लिए खतरनाक तत्व होते हैं, जो मानवता का विनाश करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के पतन के लिए ईश्वर स्वयं जन्म लेता है। संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं ईश्वर कहते हैं कि धर्म की संस्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। राइट? तो वही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा इस सेकंड कमिंग में, कि दोबारा से जीसस क्राइस्ट इस धरती पे जन्म लेने वाला है। साथ ही जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जिसकी मैंने चर्चा की कि एक ऐसा ईश्वर होगा, अब की बार जीसस क्राइस्ट इस रूप में आएगा कि उसका शरीर आधा तो शेर का होगा, जानवर का होगा, और आधा शरीर मनुष्य का होगा। तो स्टूडेंट्स, यह भी इंडियन मिथ से ही लिया गया है। ओके? कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स? इसको इंडियन मिथ से ही लिया गया है। आप लोग अच्छी तरीके से भली भांति जानते होंगे, नरसिंह भगवान का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप लोग पहले से भी परिचित होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट लेकर के W.B. ईट्स ने इस रचना को लिखा है। मैं आशा करता हूँ, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल, आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा स्टूडेंट्स। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, वर्तमान की जो क्या परिस्थितियां रही W.B. ईट्स के सामने, क्या ऐसी कंडीशंस रही होंगी उनके सामने जिस कारण से W.B. ईट्स के मन में इस रचना को लिखने के विचार आए होंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स,
असल में 1916 ईस्टर 1916 एक पोएम है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, आपके सिलेबस में है। उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से आयरलैंड में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। आयरलैंड लिबरेशन चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था, उस पे जो इंग्लैंड का आधिपत्य था उससे मुक्ति चाहता था, लेकिन उसे आसानी से मुक्ति मिल नहीं रही थी। और इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें बड़ी हिंसा हो रही थी, राइट। अधिकारों का हनन हो रहा था, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही थी और लोगों को बलपूर्वक उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। जो अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा की बात कर रहे थे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वर्ग जैसी मातृभूमि की रक्षा के लिए लगे हुए थे, उनको मार दिया जा रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी। चारों ओर जो एक अनैतिकता का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे क्रिश्चियन धर्म अपने को ही समूल नाश कर देने के लिए उतारू हो गया। चूंकि दोनों देशों में ईसाई धर्म के ही लोग हैं, ऐसा लग रहा था जैसे सभ्यता का विनाश हो जाएगा, मानव जाति का ही समापन हो जाएगा पूरी तरीके से। जो मूल बिंदु है ईसाई धर्म की, जो मूल आस्था है क्रिश्चियनिटी की, वो स्वयं विनाश के कगार पर आकर के खड़ी हो गई थी स्टूडेंट्स। ओके, तो W.B. ईट्स एक तो इससे बड़ा आहत था, साथ साथ इंग्लैंड में जिस तरीके से चारित्रिक पतन उसने देखा था, लोगों का धर्म के प्रति कोई अच्छा नजरिया नहीं था, भ्रष्टाचार और चारित्रिक पतन अपने चरम पर था, सेक्सुअल परवर्जन की तो बात ही मत कीजिए। आप लोगों को हम पढ़ाएंगे T.S. इलियट का वेस्टलैंड, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से इस मॉडर्न जनरेशन में केवल फिजिकल लस्ट और जो ये फिजिकल एंजॉयमेंट है, हमारी पीढ़ियां अपना जीवन नष्ट कर ले रही हैं इन्हीं भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए। केवल शरीर का सुख, ओनली सेक्सुअल प्लीजर इज़ एवरीथिंग इन जनरेशन। इसलिए मॉडर्न एज का जो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है लिटरेरी आर्टिस्ट्स का, वो है सेक्सुअल परवर्जन एंड मोरल फॉल। जो नैतिकता का पतन हो रहा है, जो स्पिरिचुअल ड्राट हो रहा है, आध्यात्मिक सूखा पड़ चुका है चारों ओर, उससे भी बहुत ज़्यादा आहत था W.B. ईट्स। और साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1919 तक आते आते आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थिति थी उससे कौन अपरिचित नहीं है। सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियां भी बन रही थी 1919 तक। तो जो यह विश्व युद्ध की स्थिति बन रही थी, जिस तरीके से भयानक नरसंहार देखा था W.B. ईट्स ने, उन चीज़ों ने उनके मन को बहुत परेशान कर दिया था। उसको लग रहा था कि कहीं न कहीं पूरी क्रिश्चियनिटी ही इस समय खतरे में पड़ चुकी है। पूरी क्रिश्चियनिटी ही पूरी एक्चुअली ये जो सीजनल चेंज हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा इफेक्ट आ रहा है बॉडी पे। गले वले में समस्याएं बड़ी तगड़ी ज़बरदस्त ले रही हैं। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन स्टूडेंट्स, बी कंटिन्यू। तो W.B. ईट्स मॉडर्न एज की इस अनैतिकता से इतना तंग आ चुका था कि उसे लग रहा था कि अब इस धरती को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से अब सेकंड कमिंग होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को लगता है कि हम लोग सीधे पोएम की ओर बढ़ें। ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ द टेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, सेकंड कमिंग, you are ready to study? Yes students,
First line, turning and turning in the widening gyre. Students, W.B. Yeats यहाँ पर एक जायर का एग्जाम्पल लेता है और कहता है ये जायर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तरह की आप स्प्रिंग मानिए, जो स्प्रिंग जिसका सबसे निचला सिरा जो होता है वो एक सतह पर टिका होता है और ऊपर स्प्रिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके छल्ले बड़े होते चले जाते हैं। राइट? क्लियर? तो कहता है कि वो जायर जो है, वो जो स्प्रिंग है, वो कंटिन्यू मूव हो रही है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। वो धीरे धीरे मूव हो रही है। ओके स्टूडेंट्स? और मूव होने से क्या तात्पर्य है स्टूडेंट्स? ये हमारी जनरेशन का सिंबल है। मैंने बताया था आप लोगों की W.B. Yeats की जो पोएम्स होती हैं वो सिंबॉलिकल होती हैं। तो जैसे मैंने स्प्रिंग के बारे में बताया कि उसके एक निचली सतह पर टिकी हुई है वो स्प्रिंग और वो धीरे धीरे घूमते घूमते आगे की ओर बढ़ रही है और आगे जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है उसका फैलाव बढ़ता जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंबल ऑफ आवर जनरेशन कि हमारी भी एक निश्चित संस्कृति, सभ्यता और विरासत रही है जहां से हम लोगों का प्रारंभ हुआ है। राइट? जहां से हम लोग आगे बढ़े हैं और हमारी सभ्यता पिछले 2000 सालों में आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन बढ़ते 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 हम आज यहां तक पहुंच चुके हैं कि नीचे जहां जिस जड़ पर उसका बिंदु था वहां से हमारा संपर्क खत्म हो गया है। हम भूल गए हैं कि हम किस संस्कृति से चले थे, हमारा मूल क्या है, हमारी मूल विचारधारा क्या रही है, हम किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। राइट? अगर हम भारत की बात करें विद्यार्थियों, तो अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। अपने पराये का भेद तो तुच्छ हृदय वालों में होता है, उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण धरती ही अपना परिवार होती है। हम इस संस्कृति से बढ़ने वाले लोग बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ गए कि राजनीतिक पार्टियाँ हमको जाति और धर्म में बांट दे रही हैं। कितने बंटवारे पे हम आ गए हैं? बोलिए भाई, क्या हम बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाएं कि हम अपने पेरेंट्स को ये कहने लगे कि चुप रहा मम्मी, तू समझत नहीं ना। माने जिन लोगों ने हमको समझना सिखाया उन लोगों को हम ये सब कहने लगे कि आप समझ नहीं रहे हो। राइट? क्लियर? जिन लोगों ने हमको बोलना सिखाया, बड़े होकर के हम उनको चुप रहना सिखाते हैं। मम्मी चुप रहा, तू समझत नहीं न बे। पापा तू फालतू बिगड़त रहा था हमेशा, तू समझत नहीं न बे। Means W.B. Yeats is concerned about this kind of atmosphere which has been created in our society with the passage of time. कि our parents and our ancestors who has given us the way of prosperity to move in this world forward, we are trying to shut them. We are trying to teach them. We are trying to guide them. We are trying to give him the way. Those hands who have just guided us to move first step in the world, we are sending them to the old homes. This is the progress of our generation.
दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ आवर कल्चर। हम कहां पहुंच चुके हैं? आखिर ये बढ़ती हुई संस्कृति, ये आधुनिक समाज का कौन सा रूप हमको देखने के लिए मिल रहा है? बताइए भाई, आखिर हम कहां तक चले आए हैं? क्या 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 बचा हुआ है? अब कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। मेरी भी तो तलाश का जरिया बदल गया। सब कुछ बदल चुका है। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। मेरी भी तो तलाश का जरिया बदल गया। ईमान, अदब, शर्म और हया कुछ भी नहीं कायम। मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। क्या सांस्कृतिक पतन की सीमाएं वहां तक ले जाएंगी? आज हम इतने आगे निकल जा चुके हैं कि जमीन पर हमारे पांव ही नहीं हैं। राइट? क्या इतने आगे हम जा चुके हैं कि हमारी संस्कृतियां हमें चीख चीख के पुकार रही हैं कि आज हमें संभालने का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है, हमारे नौजवान साथियों। लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आज माता पिता और उनके बच्चों के बीच वो संबंध रहे हैं जो पहले थे? क्या गुरु शिष्य परंपरा आज जीवित है? क्या हमारे समाज में एक दूसरे को संभाल करके, एक दूसरे को साथ लेके चलने की संस्कृति बची हुई है? बोलिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा प्रश्न है। क्या हम बढ़ रहे हैं? हमको आशीर्वाद दिया जाता है कि और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अरे इतना आगे बढ़ो कि घर ही न लौटो। बोले भाई, हमारे कई बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि हमने जिस लड़के को अपना खून पसीना एक करके दुनिया की सारी बुराइयों से बचा करके आगे बढ़ाया, उसको हमेशा हर चीज से बचा के रखा, कुछ भी उसके सामने आने नहीं दिया। हमने कहा सिर्फ आगे बढ़ो बेटा, सिर्फ तरक्की करो, सारी चीजों को छोड़ दो। स्टूडेंट्स, उस तरक्की के लिए हमने उसको इतना छोड़ना सिखाया, इतना छोड़ना सिखाया, इतना छोड़ना सिखाया कि आज वो हमको ही छोड़ के चला गया। बोलिए भाई, जो माता पिता ईश्वर से भी बढ़ के हमारी संस्कृति में हुआ करते थे, आखिर जब कोई बच्चा उनसे अलग रहता है और अपने आप को कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, जिस परिवार में केवल वो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम संस्कृति के करीब हैं, बल्कि बढ़ते 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 हम बहुत दूर जा चुके हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो उसी संस्कृति की ओर इशारा करते हुए W.B. ईट्स अपने इंग्लैंड के संदर्भ में कहता है कि जो हमारी क्रिश्चियनिटी है वो उसी जायर की तरह घूमते 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 ऊपर बढ़ते बढ़ते इतनी ऊपर जा चुकी है कि उसका संपर्क ही उसकी जड़ों से समाप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको चाहता हूं कि वो जायर दिखाऊं तो शायद आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको आपकी स्क्रीन पर ये जायर दिख रहा हो तो इसको देखिए आप ध्यान से। सबसे नीचे एक पॉइंट है, ये हमारी जनरेशन की स्टार्टिंग है, जहाँ से हमारा जन्म होता है, जहाँ से हम अपनी संस्कृति का प्रारंभ करते हैं। लेकिन ऊपर की ओर देखिए, बढ़ते 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 छल्ला कैसा व्यापक हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। और सत्यता क्या है कि जब ये इतना ऊपर छल्ला बढ़ जाएगा तो इसका संपर्क आप कल्पना करके देखिए कि क्या ये टिका रह पाएगा? ये निश्चित रूप से गिर जाएगा, किसी तरफ फाल हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। ये जो इसका सेंटर नीचे है, ये सेंटर इसको अब होल्ड नहीं कर पाएगा, इसको बचा नहीं पाएगा। राइट स्टूडेंट, शायद आप समझ रहे होंगे अब मेरी बात को। ये हम बढ़ते 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 कहां पहुंच गए हैं? राइट, बढ़ते बढ़ते हम इतने ऊपर चले जा रहे हैं, इतनी दूर निकल जा रहे हैं कि शायद मुझे मेरी बुनियाद जब याद करती है, मुझे मेरा जब गांव याद करता है, तो शहरों में हम इतने व्यस्त होते हैं कि आते तो हैं गांव, लेकिन तब आते हैं जब इंतज़ार करते करते आपके माता पिता की आंखें जवाब दे जाती हैं, तो आप पहुंचते तो हैं
लेकिन उस वक्त पहुंचते हैं जब वो इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं, और मरने के बाद भी उनकी लाश दरवाजे पर पड़ी हुई इंतज़ार करती रहती है। गांव के लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि लड़कुआ भी इलाहाबाद में उतरे। कुछ लोग कहते हैं वहीं इलाहाबाद में डायरेक्ट मिल लेना चाहिए था, का परेशान होंगे यहाँ तक। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अब चला है तो आ जाए दिया, यहाँ तक चला मैं मुँह देख लें अंतिम बार। हम करें अभी आने की आवश्यकता क्या है, जब बीमार थे तब भी तो सूचना मिली थी। बोलिए भाई, जिन गांव वालों के लिए उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, वो गांव के लोग आज उसको उसके दरवाजे पर लिटा करके इंतज़ार कर रहे हैं, और जिसके लिए उन्होंने सर्वस्व पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, वो लड़का उनको आखिरी दर्शन के लिए भी नहीं आ सका था, मरने के बाद पहुंच रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम कहाँ जा रहे हैं अपनी जनरेशन्स को लेकर के? इस जायर को आप देखिए और अपनी संस्कृति को देखिए कि डब्ल्यू बीट्स ने किस तरीके से आपको आईना दिखाने का प्रयास किया है। राइट? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इसको अपने दिमाग में रख लिए होंगे। अगर बनाना चाहें तो इसको बना लें, यही है जायर। राइट? कॉपी पे आप इसको उतार सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके इसको उतार। ओके स्टूडेंट्स, तो डब्ल्यू बी ईट्स सेज दैट टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। ये जो जायर है, ये घूमते घूमते ऊपर जाते जाते बड़ा वाइडनिंग होता जा रहा है, इसका विस्तार इतना होता जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने जो बेस पॉइंट है इसका, द कंट्रोल ऑफ बेस पॉइंट इज बीइंग लूज्ड नाउ। जो इसकी बुनियाद है, बुनियादी पॉइंट है, कहीं ना कहीं उससे इसका संपर्क जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग इस लाइन को समझ गए होंगे। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, उस जायर को देखिए आप कैसे टर्न होते होते ऊपर व्यापक होता जा रहा है। ये हमारा आपका सिंबल है कि हम बढ़ते बढ़ते इतनी दूर चले जा रहे हैं कि अपनी जो बुनियादी पॉइंट है उससे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब थोड़ा सा ऊपर गए थे तो उस पॉइंट पर आपकी स्प्रिंग टिकी हुई थी, हिल जरूर रही थी लेकिन टिकी हुई थी। लेकिन इतना ऊपर जब जा रहा है और ऊपर चला गया तो फिर किसी न किसी किनारे वो गिर जाएगा। राइट? क्लियर? उसका गिरना निश्चित है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। स्टूडेंट्स, मुझे लेक्चर देते हुए कभी कभी कुछ अजीब सा फील होने लगता है समटाइम्स, बिकॉज एज अ पोएट वी फील द थिंग्स मोर डीपली। एक कवि की हैसियत से मैं चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा एक निजी अनुभव आपको बताता हूँ, शायद कभी जिक्र भी किया हो। एक बार मैं इसी अपने अमेठी में था, तो मेरा फास्ट था, व्रत था, तो एक ठेले के पास मैं गया, तो मैंने उससे, अंगूर का सीज़न चल रहा था भाई, तो ठेले पे अंगूर बिक रहा था। तो अंगूर वाले से मैंने कहा कि भाई अंगूर क्या रेट है? तो उसने कहा भाई 30 रुपये पाव है, 30 रुपये का 250 ग्राम। बढ़िया बढ़िया अंगूर लगे हुए थे, बढ़िया गुच्छेदार अंगूर। तो बगल में कुछ अंगूर जो है उसने एक डेलरी टाइप की थी। डेलरी हमारे यहाँ कहते हैं, एक डेलरी का एक बर्तन होता है, जान लो, हमारे यहाँ डेलरी कहते हैं, बास्केट कह सकते हैं आप। एक बास्केट में कुछ अंगूर उसने रखे थे। हमने कहा भैया ई का भाव है? बड़ा बढ़िया वो भी लग रहा था हमको देखने में। हमने कहा ई का भाव है? अरे कहें अब इसका क्या है, दे दीजिए, 20 रुपये में सब ले लीजिए। अब वो करीब था आधा किलो से ज़्यादा। तो हमने कहा यार ये अंगूरवा में कमी तो कोई नहीं है, काहे लिए इसको इतना ज़्यादा इतने सस्ते में बेच रहे हो? तो कहा अरे उसमें हुआ कुछ नहीं है भैया, बशर्ते अब ये गुच्छे में नहीं है, जो गुच्छे में होता तो कुछ और बात थी, ये गुच्छे में इसलिए महंगा। तो मैंने वही अंगूर खरीदा, कुछ और भी अंगूर खरीदे मैंने, मुझे अच्छा लग रहा था वो। फिर एज ए पोएट, पता नहीं क्यों एक कवि होने के नाते दिमाग तमाम तरह से भटकता है, कुछ मैं सोचने लगा कि इन डेलरी में रखे हुए अंगूरों की कीमत सिर्फ इसलिए घट गई है क्योंकि अपने गुच्छों से अलग हो गए हैं। जो इनकी बुनियादें हैं उनसे अलग हो गए हैं, ये सब अलग अलग है, इसलिए इनकी कीमत घट गई है। ये सब अलग अलग पड़े हैं।
इसलिए आज इनकी कीमत नहीं लग रही है। और वो अंगूर जो इन्हीं की तरह है लेकिन अपनी बुनियादों से जुड़े हुए हैं, गुच्छे में हैं, यूनिटी में हैं, उनकी कीमत लग रही है। राइट स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। रास्ते पर पड़ी हुई चीज़ें भी हमको जीवन के अजीब अद्भुत अनुभव दे जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि हम अपनी जड़ों से ना अलग हों, वरना हमारी कीमत घट जाएगी, वरना हमारा महत्व घट जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कीमत लगे, लोग हमें अनमोल कहें, तो स्टूडेंट्स हमको अपनी बुनियादों से जुड़े रहना होगा। आई होप कि आपको पहली लाइन समझ आ गई होगी। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर। स्टूडेंट्स, फिर से आपको समझना पड़ेगा, W.B. ईट्स की पोएम सिंबॉलिकल होती हैं, थोड़ी सी कठिन होती हैं अपने सिंबल्स की वजह से। फैल्कॉन एक बर्ड होता है स्टूडेंट्स, और फैल्कॉनर कौन होता है? इस बर्ड को उड़ाने वाला शिकारी। एक्चुअली जो शिकारी होते हैं ना, शिकार करने वाले, जो जंगलों में जाकर के शिकार करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि शिकार की तलाश में अपने पास एक फैल्कॉन पक्षी रखते हैं और शिकार की तलाश में उसको उड़ाते हैं वो। ओके, और वो जाता है दूर तक, उड़ते उड़ते शिकार की तलाश करता है। ओके, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, और जब ये पंछी उस आवाज़ को सुनता है तो लौट करके फिर शिकारी के पास चला आता है। राइट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो बाज है, वो जो पक्षी है, कभी कभी उड़ते 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 शिकार की तलाश में इतना दूर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है कि फिर नीचे शिकारी आवाज़ देता रहता है, लेकिन शिकारी की आवाज़ उस फैल्कॉन तक पहुंचती नहीं है, और वो हमेशा हमेशा के लिए उसका संपर्क फैल्कॉनर से टूट जाता है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ ये एग्जाम्पल दे करके, ये सिंबल दिखा करके कि द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर, आज शिकारी की आवाज़ों को सुन ही नहीं पा रहा है फैल्कॉन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैल्कॉन पक्षी आधुनिक युग में जी रहे लोगों का प्रतीक है, और फैल्कॉनर उसकी बुनियादी संस्कृति का प्रतीक है। जैसे उस शिकारी की बातों को, फैल्कॉनर की बातों को फैल्कॉन नहीं सुन पा रहा है क्योंकि उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया है, वैसे ही आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, इस आधुनिक युग की पीढ़ी है, ये उड़ते 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 इतना दूर निकल गई है इस आधुनिकता की चकाचौंध में, इस आधुनिकता की इच्छा में, इस फिजिकल वर्ल्ड के उपभोग करने में इतना आगे हम जा चुके हैं, इतना आगे हम जा चुके हैं कि हम अपनी बुनियादों की आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं। राइट, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। दोनों पंक्तियां आपके समझ में आ गई होंगी। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर, थिंग्स फॉल अपार्ट। सब चीजें एकदम बिखर सी गई हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट मीन्स चीजें सब की सब बिखर गई हैं। डिस्ट्रॉयज एवरीवेयर, सब बिखर गया है, कुछ भी पहले जैसा अब शेष नहीं है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो केंद्र है, अभी मैंने आपको जायर दिखाया था, उसका सेंट्रल पॉइंट नीचे मैंने दिखाया था ना, वही चीज बता रहा है W.B. ईट्स की सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब जो केंद्र है, जहां से ये संस्कृति चली है, जहां हमारी शुरुआत है, जहां से हमने जन्म लिया है, जो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो सेंटर पॉइंट अब हमको होल्ड नहीं कर सकता है, अब हमको संभाल नहीं पा रहा है, हम इधर उधर बिखर रहे हैं। राइट, चाहे वो पावर्टी और प्रॉस्पेरिटी के नाम पे हम अलग हो रहे हों,
चाहे कास्ट और क्रीड के नाम पे अलग हो रहे हों, चाहे पावर के नाम पे अलग हो रहे हों, चाहे दुनिया की सीमाओं के नाम पे अलग हो रहे हों, धर्म के नाम पे अलग हो रहे हों, जाति भाषा के नाम पे, रंग के आधार पे अलग हो रहे हों, चाहे दुनिया में शक्ति का संतुलन न स्थापित हो पा रहा हो। दुनिया के देश आज देख रहे होंगे आप लोग, तमाम देशों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। हम मानवता की जो जड़ है, जो सेंटर है, अब वो मानवता का सेंटर हमको संभाल नहीं पा रहा है। हम लोग इतना आगे बढ़ चले हैं कि सब कुछ बिखर सा गया है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। क्लियर? इंग्लैंड की बात करता है स्टूडेंट्स W.B. ईट्स। जिस तरीके से इंग्लैंड और आयरलैंड में रक्त रंजित स्थितियां बनी हुई हैं, खून खराबा युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से ये बंटवारा, देशों का बंटवारा, दिलों का बंटवारा बन चुका है, और ये स्थितियां स्टूडेंट्स केवल W.B. ईट्स को लंदन और आयरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड में नहीं दिखी थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के हालात हैं। मुझे किसी बड़े कवि की एक पंक्ति याद आ गई कि ये सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए, ये सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, एक सागर सरीखा है अपना वतन, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स कहता है कि हमारी बुनियादें, हमारी जो नींव है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इस पर खड़ी हुई इमारत बढ़ते बढ़ते इतने मंजिल इसमें हो गई हैं कि अब ये नींव से बहुत दूर हो गई है और इसका गिरना, इसका पतन होना निश्चित है। तो W.B. ईट्स उस क्रिश्चियनिटी के करप्शन की ओर इशारा करता है कि नाउ क्रिश्चियनिटी इज गोइंग टू बी फॉल डाउन। अब जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई संस्कृति है, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते आधुनिकता की दौड़ में इतनी आगे निकल गई है। अनाचार, अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का पतन, सामाजिक असुरक्षा, मानवीय मूल्यों में गिरावट, सेक्सुअल परवर्जन, जिस तरीके से लैंगिक हिंसा बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से सामाजिक न्याय समाप्त होता चला जा रहा है, ऐसे दौर में W.B. ईट्स को लगता है कि क्रिश्चियनिटी का पतन निश्चित है। सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही हैं क्योंकि यह अपने मूल बिंदु से हट गया है। क्रिश्चियनिटी की जो मूल बिलीफ है, जो बेसिक बिलीफ है, वहाँ से क्रिश्चियनिटी पूरी तरीके से अलग हो गई है, इसलिए इसका पतन निश्चित है। और परिणाम ये है कि मेरे एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। सारी दुनिया पर अनाचार फैल गया है। एनार्की एंड एक्सप्लॉयटेशन इज ओवरलैपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में मेयर एनार्की, ओनली एनार्की, केवल और केवल अत्याचार, अनाचार लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, सारी धरती को, सारी दुनिया को अपने आगोश में ले चुका है। एवरीवेयर मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। हिंसा, हत्या, अन्याय, अत्याचार, हड़प, यही सारी दुनिया में चारों ओर व्याप्त हो चुका है। द ब्लड डिम्ड, टाइड इज लूज्ड। रक्त रंजित समुद्र की लहरें ऐसा लग रहा है जैसे टूट पड़ी हैं। इस संसार रूपी समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं वो रक्त रंजित, जैसे खून की लहरें चारों ओर उठ रही हैं। चारों ओर अत्याचार और अनाचार का वातावरण है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग काफ़ी सारा समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट इसका। मैं आगे की पोएम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।